ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े समुद्र भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो एवरीवन, मैं अजय सक्करवाल स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री चांदीवाल एकेडमी में। तो आज अपन CSIR नेट के लिए जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और एडवांस तक लेके जाएंगे। देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो काफी लेंथी और इसका सिलेबस काफी ब्रॉड है, लेकिन फिर भी अपने को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। चलो देखते हैं अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या? स्पेक्ट्रोस्कोपी एक दुनिया है। मैं बोलूं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कोई भी हो उसका अपन आइडेंटिफिकेशन करेंगे ना, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, स्पेक्ट्रोस्कोपी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी काफी लेंथी है। इसके अंदर हम IR भी पढ़ेंगे, UV भी पढ़ेंगे, NMR भी पढ़ेंगे और वो माइक्रोवेव भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन करते क्या है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका डिटेक्शन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो काफी मॉडर्न अप्रोच है, अभी आया है। इससे पहले भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वही करते थे ना, उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता था। तो वो जो पुरानी जो मेथड है उसके बारे में बता देता हूं आपको। उसको अपन बोलते हैं क्लासिकल मेथड और टेक्निक। ठीक है, क्लासिकल मेथड के अंदर क्या होता था कि जैसे के अंदर अपने को लैब के अंदर कोई भी अननोन कंपाउंड दिया जाता था, उसके अंदर अपन एलिमेंटल टेस्ट करते थे। उसको बोलते हैं कि केमिकल एलिमेंटल टेस्ट। बोले तो क्वालिटेटिव। देखो, एक तो क्वालिटेटिव होता है और एक क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव का मतलब एलिमेंट से मतलब है अपने को, भाई इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसके अंदर सल्फर प्रेजेंट है। और लेकिन जब भी क्वांटिटेटिव की बात आएगी उसका मतलब है कि कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, कितनी परसेंटेज में अपने पास एलिमेंट प्रेजेंट है, उसको क्वांटिटेटिव बोलते हैं। तो ठीक है, इसके आगे की प्रोसेस आएगी क्वालिटेटिव एलिमेंटल टेस्ट। क्वालिटेटिव एलिमेंटल टेस्ट। इसके बाद में जो टेक्निक आएगी उसको बोलेंगे अपन क्वांटिटेटिव एलिमेंटल टेस्ट। क्वांटिटेटिव एलिमेंटल टेस्ट। देखो, क्वांटिटेटिव एलिमेंटल टेस्ट अपने को क्या बताता है कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कि कितना परसेंट में है। बता दूं मैं आपको, एक तो रेशियो बताता है, रेशियो ऑफ एलिमेंट एंड परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कि कितना परसेंटेज एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है जो अपने को अननोन कंपाउंड दिया गया है। इससे अपने पास क्या निकल के आएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला से अपने पास मॉलिक्यूलर मास निकल के आएगा कि उस जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अपने ने लिया है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है। उसके बाद में जो फाइनल स्टेप है वहां से अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो देखो, ये जो पुरानी टेक्निक थी इसमें काफी स्टेप्स थी इस टेक्निक के अंदर। तो मैं बोलूं कि ये जो टेक्निक है वो काफी लेंथी और टीडियस थी। ये जो टेक्निक है वो काफी लेंथी और टीडियस थी और इसकी एक्यूरेसी भी उतनी खास अच्छी नहीं थी। और मेन इसका जो डिसएडवांटेज था कि इसके अंदर मटेरियल जो है वेस्ट काफी होता था। जैसे कि अपने को लैब में ग्राम्स में ही दिया जाता है कि 5 ग्राम 6 ग्राम्स, लेकिन जब बात रिसर्च की आती है तो ये अमाउंट काफी मैटर करता है। जैसे मान लो कि आपको रिसर्च हो और आपको ड्रग सिंथेसिस करना है, तो आपको मान लो कि 5 ग्राम्स आपको दिया गया है कंपाउंड, उस पर आप जैसे ही उसको स्टार्टिंग मटेरियल 5 ग्राम से इतनी सारी स्टेप्स करके यहाँ तक आओगे तो मिलीग्राम्स में चले जाएगा। बोले तो 20 मिलीग्राम्स 40 मिलीग्राम्स, वो काफी कम मात्रा में हो गया। इसलिए इसकी काफी डिसएडवांटेज है। बता दो, इस जो क्लासिकल मेथड था उसके अंदर टूल क्या थे, केमिकल रिएक्शन थी।
में ऐसी बहुत कम जगह होगी जहाँ पर ये टेस्ट होता होगा, क्योंकि ये काफ़ी मतलब पुरानी टेक्निक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है कि इसके बाद में इसके डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए जो अपने पास नया मॉडर्न अप्रोच आया है, मॉडर्न टेक्निक, वो क्या है अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी, यहां से अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। ये एक क्रांति है यहां से देखना। स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब गुमशुदा की तलाश, बोलो तो मैं ऐसा मॉलिक्यूल जिसको अपन जानते ही नहीं, उसकी तलाश करके लाएंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो यहाँ पर जो अपना टूल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन होता है किसके साथ, मैटर के साथ। ठीक है, तो यहां से अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी को बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। चलते हैं अपन आगे। तो देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है जिसके अंदर हम ईएमआर का इंटरेक्शन पढ़ते हैं किसके साथ, मैटर के साथ, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहां से स्पेक्ट्रोस्कोपी की परिभाषा क्या निकल के आई है कि ये जो है वो इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है। इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक का मतलब इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट के अलावा इसमें क्या होता है कि इसके अलावा इसके अंदर इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। इसके अंदर क्या होता है कि विद मैटर, इसके अंदर क्या होता है कि जो अपनी ईएमआर है वो मैटर के साथ इंटरेक्ट होती है और फिर उसका इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, तो यहां से मैं बता दूं आपको कि ईएमआर होती क्या है एक्चुअल में। ईएमआर की अगर बात आ गई है तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक एक्सिस पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लेता हूं, ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। इसके अलावा तो इसके फिक्स परपेंडिकुलर पे मैं जेड एक्सिस पर मैग्नेटिक कंपोनेंट लूंगा, तो ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। उसके बाद में जो अपने को डायरेक्शन मिलेगी वो ईएमआर की होती है, इधर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अपना मैग्नेटिक मोमेंट है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं भाई। ये देख सकते हो, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो वेव के अंदर जो अपना मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो जस्ट इसके परपेंडिकुलर पे होगा। तो यहां से मैं इसकी डेफिनेशन लिख सकता हूं कि ईएमआर के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कोप्लेनर विद डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, तो अपनी ईएमआर होती है, तो इसके बारे में बेसिकली आप सभी जानते होंगे, मुझे पता है। इसके आगे अपन चलते हैं कि आगे क्या क्या होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, किस प्रकार से ईएमआर जो है इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अपने पास ये कोई मैटर है,
ठीक है, इसके अंदर अपने पास ये सैंपल रखा हुआ है। इधर से मैं ईएमआर को भेज रहा हूं, इधर से मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भेज रहा हूं, ये यहाँ पे इंटरेक्ट करेगी। इसके बाद में इंटरप्रिटेशन भी ईएमआर का ही होगा। बता दूं मैं आपको, इसके अंदर इंटरेक्शन और इंटरप्रिटेशन दोनों ही ईएमआर के होते हैं। तो यहां से क्या होता है कि जैसे ईएमआर इसके पास अपन भेजेंगे सैंपल में कि भाई ईएमआर तू जा, यहाँ से इंटरेक्ट करेगी। उसके बाद में ये यहाँ से क्या संदेश लेके आएगी, वो ये आएगी, फिर यहाँ से अपने इसको पूछ लेंगे कि भाई इसके अंदर क्या था, फिर ये बता देंगे। ये डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं है, ये थ्रू मेजरमेंट है। जैसे कि मैं बोलूँ किसी पर्सन के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त करनी है और मैं किसी दूसरे थर्ड पर्सन को बोलूंगा, मैं डायरेक्ट नहीं पूछूंगा कि भाई तू जाओ उसके पास और उसके हालचाल पूछ के आ, तो वो उसके पास जाएगा और उससे पूछेगा, फिर वो मेरे को बताएगा कि भाई ये उसके हालचाल है। उसी प्रकार से ये जो ईएमआर है ये इससे इंटरेक्ट होगी, फिर यहाँ से हम इसको पूछ लेंगे कि भाई इसके अंदर क्या था। तो इसके अंदर कई टेक्निक, इसके अंदर कई प्रोसेस हो सकती है। मैं बता दूं आपको कि ये जो ईएमआर हमने भेजी है वो इसी सैंपल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो इसको अपन बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और यहीं से ये जो ईएमआर है यहाँ से एमिट कर जाए, इसको बोलते हैं एमिशन। या फिर यहाँ से ईएमआर इससे इंटरेक्ट करने के बाद ट्रांसमिट भी हो सकती है, जिसको अपन ट्रांसमिशन बोलते हैं। इसके अलावा अपने ने जो ईएमआर यहाँ पर इंटरेक्ट करवाई है वो अनेक भागों में स्कैटर्ड हो सकती है, जिसको अपन बोलते हैं स्कैटरिंग। तो इतनी सारी प्रोसेस अपने को ईएमआर के अंदर इंटरेक्शन के अंतर्गत देखने को मिलती है, लेकिन हम इसके अंदर केवल सिलेक्टिव पढ़ेंगे, जैसे कि एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एमिशन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्कैटरिंग बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अपन एक एक को उठा के देखेंगे यहाँ से कि कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी है और उसको अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो on the basis of interaction, spectroscopy are of three types। तो मैं बता देता हूं आपको, इसके अंदर आपकी फर्स्ट आएगी एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरी आएगी आपकी एमिशन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तीसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी आएगी, वो आएगी आपकी स्कैटरिंग बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहां से अपन एक एक की स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि ये एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। देखो, एब्जॉर्प्शन बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अपन, मैं आपको एक लाइन बताऊंगा, वो काफी इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर अपन नॉन डीजेनरेट मल्टी एनर्जेटिक स्टेट्स, नॉन डीजेनरेट मल्टी एनर्जिक स्टेट्स के अपन इसके अंदर स्टडी करेंगे। इसका मतलब मैं बता दूं कि इस लाइन का मतलब क्या है। उससे पहले आप देख लो कि इसके बेस पर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो 4 टाइप की होती है। मैं बता दूं आपको, फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट, इसके अंदर सेकंड है आपका वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट,
थर्ड है आपका रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स। एंड फोर्थ है आपका स्पिन एनर्जी स्टेट्स। तो देखो ये 4 प्रकार के टाइप मैंने आपको बता दिए हैं, और अब मैं आपको बता देता हूं कि इस नॉन डिजेनरेट मल्टी एनर्जिक स्टेट का मतलब क्या होता है। जैसे कि इधर देखिए आप यहाँ पे कि मेरे पास ये कोई ग्राउंड स्टेट है जिसके पर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर मैं EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बम्बारमेंट करवाऊंगा ना, तो ये तभी तो एक्साइट होएगा ना जब इसके पास और भी मल्टी स्टेट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बोल दूं ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही मैं EMR को यहाँ पे बम्बारमेंट कराऊंगा तो ये आपका इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे एक्साइटेड हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे एक्साइटेड हो सकता है। कब होएगा? जब अपने पास मल्टी एनर्जी स्टेट होंगे। मल्टी एनर्जी स्टेट का मतलब ये हो गया। इसके अलावा नॉन डिजेनरेट का मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, उनमें डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये E1 है और ये E2 है, इन दोनों के बीच का जो गैप है आप जानते होंगे, डेल्टा E से जिसे मैं डिनोट कर रहा हूं, इसे बोलते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी। यानी कि इतनी ही एनर्जी, जितनी एनर्जी मैं दूंगा तभी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड होएगा ना, उसके बिना ये इलेक्ट्रॉन उससे कम एनर्जी पे एक्साइट नहीं होएगा। इसको मैं बोलता हूँ क्वांटाइज्ड एनर्जी। ये सभी बेसिकली आपको मालूम है, तो इसका मतलब आप समझ गए। अब आगे चलते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं अपन। ये मेरे पास है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट। जिससे मैं E1 ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, और यहाँ पे E2 इसे बोल रहा हूं मैं वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट V1 V2। इसे बोल रहा हूं मैं रोटेशनल एनर्जी स्टेट। किससे? जैसे J1 J2, और जो लास्ट है अपना स्पिन एनर्जी स्टेट, इसे मैं S1 और S2 से डिनोट कर रहा हूं। ये सभी इनकी ग्राउंड स्टेट है और ये इनकी एक्साइटेड स्टेट है। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कब जाएगा? जब मैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दूंगा तभी तो जाएगा ना। ये EMR दूंगा तभी तो एक्साइट करेगा ना। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो इनकी अलग अलग प्रकार की मतलब की वेवलेंथ और एनर्जी जो मैं आपको बता देता हूँ। इनमें सबसे पावरफुल जो रे होती है वो गामा रे होती है। गामा रेज काफी पावरफुल और हाई एनर्जी की होती है। इसकी वेवलेंथ लो होती है। इसके बाद में आती है अपनी एक्सरे, इसके बाद में आती है अपनी यूवी विजिबल, इसके बाद में आती है अपनी IR, और इसके बाद में आती है अपनी माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव के बाद में लास्ट में आती है रेडियो वेव। ठीक है, तो ये जो गामा रे है इसकी एनर्जी हाई होती है और वेवलेंथ लो होती है। जैसे जैसे इधर से अपन इस साइड में आएंगे लेफ्ट में, तो इनकी एनर्जी का क्रम बढ़ता जाएगा और वेवलेंथ जो है इनकी डिक्रीज होती जाएगी। इसी प्रकार मैं इससे बोलूं रेडियो वेव हाई वेवलेंथ का है और लो एनर्जी का है। ठीक है, तो गामा रे का इतना पावर है कि जैसे ही मैं इसको न्यूक्लियस पे डालूंगा ना, तो उसकी न्यूक्लियस तक पेनिट्रेट कर जाती है। ये अपना न्यूक्लियस है, यहां तक पेनिट्रेट कर जाएगी
इसके अलावा एक्सरे जो है वो अपने न्यूक्लियस जो है उसके अंदर इनर इलेक्ट्रॉन जो है, जिनको मैं कोर इलेक्ट्रॉन बोलता हूं, यहां तक पेनिट्रेट कर जाते हैं, और यूवी विजिबल जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स तक पेनिट्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ये यूवी विजिबल है, ये जो लाइट है ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट जो है अपना, यहाँ पे ये जो EMR यहाँ पे यूज में होती है यूवी विजिबल, इसलिए जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट है इसको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं अपन। ठीक है, इसके अलावा IR जो है, IR के अंदर क्या होते हैं, IR के अंदर ये मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन कराता है मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो ये जो अपना वाइब्रेशनल जो रीजन है इसको मैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल सकता हूँ इसकी स्टडी को। ठीक है, और माइक्रोवेव के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशंस होते हैं, तो जो माइक्रोवेव अपने पास एनर्जी स्टेट है उसको मैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल सकता हूँ, सॉरी रोटेशनल को मैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल सकता हूँ। इसके बाद में अपना जो रेडियो वेव है, रेडियो वेव के अंदर जैसे ही अपन मतलब जो अपन रे लेंगे वो जो न्यूक्लियस है उसके न्यूक्लियर स्पिन को फ्लिप करा देता है, न्यूक्लियर स्पिन को फ्लिप करा देता है। न्यूक्लियर स्पिन का फ्लिप कराने का मतलब स्पिन को चेंज कर देता है, और इस रेडियो वेव रीजन में हम NMR की स्टडी करते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। तो स्पिन वाले का जो एनर्जी स्टेट है वहां पे अपन NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्टडी करते हैं यहाँ से। तो आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, तो अपन जो नेक्स्ट लेक्चर में है वो NMR पढ़ेंगे। देखो बिल्कुल बेसिक से और डिटेल से पढ़ेंगे NMR। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना